तो स्वागत है आपका सर्वेश्वर स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेखपाल के ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र से पार्ट 2 क्वेश्चंस लाए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। ये कई बार परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, विगत परीक्षाओं में और आने वाली आगामी परीक्षाओं में कई बार पूछे भी जाएंगे और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। दोस्तों इससे पहले कि प्लीज़ आप वीडियो मेरी लाइक करें तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको प्रतिदिन प्रतिपल मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। दोस्तों देखते हैं वो क्वेश्चंस। हाँ, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है चेन्नई में। अब देखिए दोस्तों, जो पशु कल्याण बोर्ड है उसका मुख्यालय जो बनाया गया है चेन्नई में, उसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। और इसमें 28 सदस्य शामिल थे। उस समय कितने सदस्य थे? 28 सदस्य थे। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता कौन है? जो ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता धर्ता होता है वो लेखपाल होता है। कौन होता है? लेखपाल होता है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहते हैं, फसल चक्र किसे कहते हैं? जो फसल चक्र है वो विभिन्न फसलों की क्रम कृषि को कहते हैं फसल चक्र, सीधी सी बात है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? अब देखिएगा दोस्तों, नीली क्रांति तो मत्स्य पालन से है ना, और ये 1960 में मतलब इसकी स्थापना 1960 में की गई। और दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको एक बात कहूँ, क्रांति के वीडियो में बनाऊंगा, जो भी क्रांतियां हुई हैं उन सभी वीडियो बनाऊंगा। देखिए एक अलग से चैप्टर लूंगा क्रांति का, उसमें कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए क्या है अगला, चकबंदी किसे कहते हैं? जो चकबंदी है उसे मतलब क्या है वो? खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने एवं संगठित करने को चकबंदी कहते हैं। चकबंदी यानी कि चक, जो खेत तुम्हारे 4 जगह 5 जगह हैं उनको बंदी रूप में कर दिया जाए, यानी कि एक जगह एकत्र कर दिया जाए, संगठित कर दिया जाए, इसी को चकबंदी कहते हैं। अब दोस्तों देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या है, भारत में चकबंदी की शुरुआत कब हुई? तो भारत में चकबंदी की शुरुआत 1921 में पंजाब राज्य से हुई थी। कहाँ से हुई थी? 1921 में पंजाब राज्य से हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहली जो चकबंदी हुई थी वो किस जिले में हुई? तो वो अमरोहा जिले में हुई थी और 1954 ईस्वी में कानूनन होने लगी। कानून ने कब इस चकबंदी को अपने गिरफ्त में लिया था? तो 1954 में लिया था। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, रेड रॉट रोग जो होता है वो किस पौधे में लगता है? तो रेड रॉट रोग गन्ने में लगता है। देखा होगा जब गन्ना हम लोग करते हैं तो उसका जब पत्ता हटाते हैं तो वहां पर देखा रेड रेड रॉड जैसे लग जाते हैं, तो वो गन्ने में रेड रॉट रोग होता है। और देखिएगा गन्ने के और भी कई रोग हैं, जैसे शिमिट रोग, पत्ती मारी रोग, व्हाइट ब्लॉप रोग और विल्ट रोग, ये भी गन्ने के प्रमुख रोग हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, कैंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है? तो कैंटूर विधि से खेती पहाड़ों पर की जाती है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जो सहकारिता आंदोलन है उसकी शुरुआत 1904 ईस्वी में हुई थी। और किसने की? तो ये एफ निकोलस के द्वारा की गई थी। ये एफ निकोलस के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता? तो देखिएगा वृक्षों की संख्या का योगदान क्या होगा जलवायु में, औसत जलवायु में? वृक्षों की संख्या से कोई मतलब नहीं होता है। जलवायु में जल की महत्ता को देखा जाता है, लवणता को देखा जाता है, इन सब की चीजों को देखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी, भारत में सर्वाधिक तथा सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी समूह भारत में सर्वाधिक तथा सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, आंधी में हवा की गति कितनी होती है? तो देखिएगा आंधी में हवा की गति पूछी गई, नॉर्मल नहीं पूछी गई है। तो जो आंधी में है वो 80 मील प्रति घंटे से अधिक है। किससे? 80 मील प्रति घंटे से अधिक। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा क्या है, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या है, जो भारत में ग्राम पंचायत कितने हैं? तो देखिएगा गैर आबादी वाले गांव से अधिक, बात समझ गए होंगे, यानी कि 2.5 लाख।
कितने? 2.5 लाख। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न जो है वो है गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो ये गूटी जो होती है वो लीची के संवर्धन में किया जाता है। और भारत में लीची कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक लीची बिहार में पाई जाती है दोस्तों, बिहार में। अब लीची से एक बात ध्यान में आई है कि 2019 में लीची से होने वाला एक चमकी बुखार चला था, जो बिहार में छोटे छोटे बच्चों को होता था, जो कम से कम जो नवयुवक नहीं थे, 18 साल से कम उम्र के थे, उन्हें लीची खाने से चमकी बुखार हुआ था। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जो अगला प्रश्न है वो है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो शिमला में स्थित है, और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। कब की गई थी? 95। और का देखिएगा, और आलू सर्वाधिक कहाँ उत्पादन होता है? तो उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होता है, उत्पादन सबसे ज्यादा यूपी में होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है पहले ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? देखिएगा, जो टमाटर हरा होता है वो लाल कैसे हो जाता है, किसके कारण हो जाता है? आप एक बात बताइए मुझे। क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, क्रोमोप्लास्ट के जो है क्लोरोप्लास्ट है उसका जो रंग होता है वो क्रोमोप्लास्ट में जाकर के बदल जाता है, हरा रंग लाल में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, देखो वैसे इसे लाइकोपीन भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो कैसा हो जाता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या कांस्टेंट रहता है? देखिएगा, जब क्रीम को अलग कर लेंगे तो उसका जो भार होगा, जो घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो पीत क्रांति से संबंधित है। पीत क्रांति जो पूछा जाए तो वो किससे संबंधित है? तो देखिए मैंने कल ही बताया था, कल के पिछले वीडियो में, पीत क्रांति तिलहन से संबंधित है। किससे है? तिलहन से संबंधित है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, लहसुन की तीव्र गंध का कारण क्या है? तो देखिएगा, लहसुन में तीव्र गंध किसकी होती है? तो लहसुन में सल्फर की गंधक होती है, सल्फर जिसे गंधक कहते हैं उसी की तीव्र गंध होती है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में आबादी वाले गांवों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिएगा, गैर आबादी वाले लोगों गांव पूछे गए तो 2.5 लाख। बात समझ गए होंगे। गैर आबादी वाले लोग गांव पूछे गए तो 2.5 लाख। और जब गांव वालों की संख्या पूछी जाए, केवल आबादी वाले गांव की संख्या पूछी जाए तो क्या होगा? तो 5,97,464। यही आंकड़ा 2011 के अनुसार दिया गया है, 5,97,464। अब देखिएगा दोस्तों आगे क्या है। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने गांव हैं? तो देखिएगा दोस्तों, ये सभी 2011 के अनुसार दी गई हैं ये चीज़ें, क्योंकि अभी तक ये नहीं बढ़ा गया है, अभी तक कोई जनसंख्या का अवमूलन नहीं हुआ है। अब देखिएगा क्या होता है। तो 6,40,930 गांव हैं। कितने हैं? 6,40,930 गांव। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों की को बिजली सुलभ है? तो देखिएगा, भारत में अभी भी ग्रामीणों में 56% लोगों को बिजली सुलभ है, बिजली प्राप्त हो रही है। अभी भी 44 लोगों को बिजली प्राप्त नहीं हो रही है दोस्तों। और इसमें शहरी लोगों में देखा जाए तो 93% शहरों में प्राप्त हो रही है, पर 7% शहरों में भी प्राप्त नहीं हो रही है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा बाजार मूल्य क्या है? तो कोई क्लियर नहीं होता, क्योंकि कोई खुदरा मूल्य इसलिए क्लियर नहीं, कोई तो चोरी करके 35 रुपए में चलाता है, तो कोई बिना चोरी के 50 रुपए में चलाता है, तो कोई 45 रुपए में चलाता है। इसका कोई खुदरा मूल्य नहीं है, निश्चित नहीं है, हर किसी के अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी है। तो देखिएगा दोस्तों, जो 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी पूछी गई है तो वो 83.3 करोड़। कितनी है? 83.3। ये ग्रामीणों में रहने वाले लोग हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगर परसेंटेज पूछा जाए ग्रामीणों में रहने वाली आबादी का, तो 68.8% लोग ग्रामीण में निवास करते हैं, ग्रामों में निवास करते हैं, और 31.2% लोग शहरों में निवास करते हैं। कितने? 31.2% लोग शहरों में निवास करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? तो जो बहुप्रचलित सिंचाई इस समय की जा रही है वो ट्यूबवेल से हो रही है। किससे हो रही है? ट्यूबवेल से हो रही है। पहले
कुएं हुआ करते थे, नहरों द्वारा सिंचाइयाँ हुआ करती थी सबसे ज़्यादा। लेकिन अब जितना आधुनिक बढ़ता चला जा आधुनिक भारत बनता चला जा रहा है, जितना आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, उसमें हो रहा है कि ट्यूबवेल्स जितने हो रहे हैं, ट्यूबवेल लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो इनसे खेतियाँ की जा रही हैं और इनसे सिंचाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो कृषि सबसे उत्तम भी होती चली जा रही है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हरित क्रांति का लाभकारी प्रदान किन फसलों के लिए हुआ? तो देखिए दोस्तों, हरित क्रांति गेहूं और चावल के लिए, और इसी हरित क्रांति में क्या नाम मैक्सिको गेहूं भी लाया गया था लंदन और अमेरिका से। तो वहां से गेहूं की पैदावार, और इसमें अगर देखा जाए तो खास तौर पर किस पे पड़ा था, वरदान मिला था, लाभकारी वरदान हुआ किस फसल को हुआ, तो गेहूं को सबसे ज्यादा हुआ, फिर चावल था। और ये हरित क्रांति जो हुई थी वो कब हुई थी? 1966 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1966 ईस्वी में। देखिए मैंने कहा ना, क्रांतियां तुम्हें एक अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो दोस्तों अलग में ही दिखा देंगे, एक अलग से बनाऊंगा वीडियो। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? अब देखिएगा, कौन सी प्रजाति ऐसी है सर्पों की जो सबसे संकटापन्न है? रसेल वाइपर। रसेल वाइपर ये बहुत स्लो चलती है, इसके दांत नहीं होते हैं और ये खाती भी नहीं किसी को। रसेल वाइपर जिसे कहते हैं, ये लोग मुंबई में तो मैंने सुना है कि कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ 2 लाख 4 लाख जैसे भी मोह बोली लग जाए, क्योंकि इससे कई प्रकार की मल्टीपल्स विटामिन मिलती हैं और इसीलिए इससे कई प्रकार की वैक्सीन्स भी तैयार होती हैं, इसलिए लोग इसे पकड़ते हैं और इसकी तस्करी भी की जाती है रसेल वाइपर की। अब दोस्तों आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? अब देखिए, अधिया या बटाई, किसी लोगों ने कोई मतलब जो भी होगा, ज़्यादातर लोगों ने बटाइयाँ की होंगी और नहीं तो बटाइयों पे खेत भी देते होंगे। तो अधिया यानी आधा, और बटाई यानी कि बटाई उसी को कहते हैं जो आधा आधा बांट लिया जाए, यानी कि फसल की साझेदारी और कृषि कार्य बैठक। बात समझ गए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? तो सिराजी और बसरा जो हैं वो कबूतर की प्रजातियां हैं। किसकी हैं? कबूतर की प्रजातियां। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है। जो अगला प्रश्न है वो सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? अब देखिएगा, ड्रिप प्रणाली जो है वो सबसे उत्तम प्रणाली है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? अब देख बात समझ गए होंगे, जो मिट्टी कटती है वर्षा के मौसम में या पानी जब खेतों में सिंचाई करते हैं तब जो कटाव होता है मिट्टी का, तो किस प्रकार की मिट्टी में होता है? दोस्तों बलुई मिट्टी में होता है, क्योंकि बलुई मिट्टी ही एक ऐसी मिट्टी है जिसमें कटाव सर्वाधिक होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तो मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही बार बार कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत में कुछ सिंचित क्षेत्र हैं। कितने कुल सिंचित क्षेत्र हैं? दोस्तों भारत में अभी भी 55% क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र हैं। कितना? 55%। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। तो अगला प्रश्न कहता है इस प्रदेश में, किस प्रदेश? उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा, ये तो सही है ना, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहते हैं। स्वदेशी हल है। स्वदेशी हल जो है वो जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है। जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है? तो 18 माह। जो ईख होती है वो जो अधसाली किस्म होती है ईख की, यानी गन्ने की अधसाली किस्म जो होती है वो 18 महीने में पककर तैयार हो पाती है। अब ईख पूछा जाए तो यह किस्म महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जो अधसाली किस्म होती है वो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है इसकी। और इसमें पूछा जाए तो जो ईख होती है, जो गन्ना होता है, वो किस प्रकार की फसल में बोया जा सकता है, किस प्रकार के मौसम में बोया जा सकता है? उष्णकटिबंधीय। किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय धरातल पर बोया जा सकता है। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? तो सतही सिंचाई के अंतर्गत, सतही सिंचाई के अंतर्गत है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए कौन सा है। तो कौन सा वृक्षीय सब्जी है? वृक्षीय सब्जी पूछी गई तो करी पत्ता। जो करी पत्ता है वो भी उष्णकटिबंधीय मौसम में होती है, मौसम में लगाई जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है।
तेज हवा की गति कितनी होती है। अब देखिए वहाँ पर आंधी की बात हुई थी, अब यहाँ पर तेज हवा की बात हो रही है। तो तेज हवा जो होती है वो 40 मीटर प्रति घंटे, सॉरी 40 मील प्रति घंटे, यानी कि एक मील में यदि पूछा जाए कितने मीटर होते हैं तो एक मील में 1610 मीटर होते हैं, यानी कि 1.61 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों इसकी माप कैसे की जाती है, इसकी स्केल क्या होती है कि हवा को नापने की, तो हवा को मापने की वीवॉट जिसे कहते हैं, वीवॉट कहते हैं, उसी स्केल से इसकी माप की जाती है। दोस्तों अब अगले प्रश्न देखते हैं, और कुछ ही प्रश्न बचे हैं, थोड़े हैं। एक ही हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी कि जो एक हॉर्स पावर होता है वो 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर। आप देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहते हैं, कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो देखिएगा कूड़े से हरित ऊर्जा कौन कौन प्राप्त कर लेता है, तो महाराष्ट्र और पंजाब दो राज्य ऐसे हैं, ये अग्रणी राज्य ऐसे हैं जो कूड़े से हरित ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। अब वैज्ञानिक अनुमान की बात की गई है, हम लोग नहीं जानते ना, वैज्ञानिक अनुमान से यदि पूछा जाए इस ग्रह पर पूरे पूरे पृथ्वी पर कितने वृक्ष लगे हुए हैं, तो 3 ट्रिलियन, यानी कि 3 ट्रिलियन। तीन ट्रिलियन का मतलब होता है एक ट्रिलियन में 10 खरब, तो 3 ट्रिलियन में हो जाएंगे 30 खरब पौधे इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इस पौधों में देखा जाए तो कई प्रकार की प्रजातियां भी हैं पौधों में, ऐसा नहीं है केवल एक ही प्रकार के पौधे पाए जाते हो, एक ही प्रजाति पाई जाती हो। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। इस समय आज भी मौजूदा अवस्था में 85%, कितने 85% घरों में, रसोइयों में लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए क्या है, तो रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो रसोई में मिट्टी के तेल से इस समय कितने लोग खाना बनाते हैं, तो सिर्फ 1% लोग, कहीं कहीं एक आध लोग, 1% की बात हो रही है, तो कहीं होते भी हैं तो कहीं नहीं भी करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है जावो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पर विद्यमान है। ये नागालैंड में है। जावो क्या होता है, जावो होता है जल को रोकना, जैसे धान। अब इसमें जो जावो होती है जल को रोक करके दो प्रकार की खेती कर लेते हैं लोग, कैसे वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे किसी एक खेत में जल को रोक लिया गया, जल को भर दिया गया, जब जल भर जाएगा उस खेत में, उसमें धान की क्या होगी, रुपाई होगी। जब धान बोया जाएगा, रुपाई हो जाएगी, उसके बाद उसी धान में मछलियों को छोड़ दिया जाएगा। छोटी छोटी जो मछलियां आती हैं ना, उत्पादन करते हैं लोग उसमें कहीं तालाब बनाते हैं तो उसमें करते हैं, तो इसी तरह तो ये एक साथ में दो दो खेतियां कर लेते हैं, जिसे कहते हैं जावो। एक धान की खेती हो जाती, उसी में मछली उत्पादन भी हो जाता है, उसी पानी में मछली उत्पादन हो जाता है, इसी को कहते हैं जावो। जावो का मतलब है जल को रोक करके दो प्रकार की खेती कर लेना, एक धान एक मछली। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। तो किसान चैनल द्वारा 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया किसान चैनल का। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जाए तो क्या है, अगला प्रश्न है कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण। अब देखिएगा दो पूछे गए हैं, तो दो में अगर देखा जाए तो एक तो होता है मोल्ड बोर्ड हल और दूसरा होता है मृदा कुदाल। ये तो हर कोई जानता है, फावड़ा जिसे बोलते हैं मृदा कुदाल को, ये तो हर कोई एक होता है मोल्ड बोर्ड हल, ये होता है जो बैलों द्वारा चलाए जाते हैं। ये प्राथमिक उपकरण है। अब दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों धन्यवाद।